आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का बिहार बोर्ड का वीवीए ऑब्जेक्टिव सीरीज को देखने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोग सेट 1 को देख लिए हुए थे। इस वीडियो में हम लोग सेट 2 को देखेंगे। और पीछे यदि आप नहीं देखे हैं सेट 1 का, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन पे उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग उस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हम लोग 35 क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जालक ठोस है? मतलब इसमें से कौन सा नेटवर्क ठोस है? ऑप्शन ए है SO2, ऑप्शन बी है I2, ऑप्शन सी है हीरा, ऑप्शन डी है H2O। देखिए, तो ये सब गैस होती है, ये द्रव होती है, ये भी गैस होती है। तो जो ठोस होती है, नेटवर्क ठोस, जो सबसे ज़्यादा ठोस होती है वो क्या होती है? हीरा। ठीक है, हीरा का यदि प्रसंकरण पूछ ले, हाइब्रिडाइजेशन, प्रसंकरण, तो आप बताइएगा sp3 बताइएगा। ठीक है, हीरा जो होती है वो क्या होती है? क्रिस्टल होती है, क्रिस्टल। ठीक है, एक बात और भी याद कर लीजिएगा यहाँ से, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो sp2 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देख लीजिए, क्या क्वेश्चन है? फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, तो कितनी होती है? FCC में 4 होती है। ठीक है, SCC की बात आ जाए तो SCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1। BCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? BCC में 2 होती है। HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? आदर्श विलयन का मुख्य गुण क्या है? तो आदर्श विलयन किसको कहते हैं? तो वैसा विलयन जो रॉवल के नियम को पालन करता है, या राउल्ट्स, ठीक है, या रॉवल, रॉवल के नियम को पालन करता है। ठीक है, पालन करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आदर्श विलयन। तो देखिए, यह राउल के नियम को पालन करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अनादर्श विलयन किसको कहते हैं? जो रॉवल के नियम को पालन नहीं करता है। ठीक है, तो इसका तो आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? तो शुद्ध जल की मोलरता, ये फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो 55.5 होती है। ठीक है, 55.5। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। तो विशिष्ट चालकता को हम लोग कप्पा से डिनोट करते हैं। कप्पा इक्वल टू 1 में रो होता है। आई रो को हम लोग क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसका हम लोग विशिष्ट चालकता का परिभाषा कैसे देते हैं? तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? तो ओम मीटर हो जाता है। तो आपका विशिष्ट चालकता का क्या हो जाएगा? तो कप्पा इक्वल टू, मतलब विशिष्ट चालकता इक्वल टू 1 में रो, तो रो के जगह पे ओम मीटर धर दीजिए, इसको ऊपर भेज दीजिए। तो कप्पा का जो मात्रा का जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कहने का मतलब जो विशिष्ट चालकता का जो मात्रा का क्या आएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। देखिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। एक फार्मूला और बताइए तो, विशिष्ट चालकता रो का फार्मूला क्या होता है? रो का फार्मूला क्या होता है? तो R इंटू ए अपॉन में एल होता है। ठीक है, इस रो का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे अभिक्रिया दिया हुआ है H2 प्लस Cl2 आपका क्या है? प्रकाश की उपस्थिति में क्या बन रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनना है। तो बताइए कि
यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये जो अभिक्रिया है H2Cl2 से 2HCl बनता है, ये शून्य कोटि अभिक्रिया है। ऑप्शन डी हो जाता है। शून्य कोटि अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अभिकारकों की कोटि या अभिकारकों के सांद्रणों का घातों का योगफल 0 होती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। तो कुछ और भी एग्जाम्पल देख लीजिए शून्य कोटि का। तो शून्य कोटि का और भी एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो N2O Pt की उपस्थिति में विघटन होगा, क्या बनेगा? N2 और O2। ये भी कौन सी अभिक्रिया है? शून्य कोटि अभिक्रिया है। जैसे NH3 का भी विघटन कराइए, N2 और 3H2 बन रहा है, ये भी शून्य कोटि अभिक्रिया है। HI जो है वो टूट के क्या बन रहा है? तो H2 प्लस I2 बन रहा है, ये भी कौन सी अभिक्रिया है? शून्य कोटि अभिक्रिया है। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया किसको कहते हैं? ध्यान में तो होगा, किसको कहते हैं? वैसे अभिक्रिया जिसके सांद्रणों के घातों का योगफल 1 हो। ठीक है, उसी को हम लोग प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया का कुछ एग्जांपल देख लीजिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया का कुछ एग्जांपल देख लीजिए, क्या होता है? तो जैसे 2N2O5 इसका विघटन कराइए तो 4NO2O2 बनेगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया? फर्स्ट कोटि अभिक्रिया। H2O2 का भी विघटन कराइए, 2H2O में बन रहा है और O2 में बन रहा है, तो ये भी कौन सी अभिक्रिया? फर्स्ट कोटि का अभिक्रिया। NH4NO2 ये भी टूटेगा N2 और 2H2O में, ये भी कौन सी अभिक्रिया? प्रथम कोटि अभिक्रिया। C2H4H2 से अभिक्रिया करा, C2H6 बना, कौन सी अभिक्रिया? प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो आप एग्जाम के लिए उदाहरण याद करके रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा आपको और बताएगा कि बताइए कि कौन सी कोटि अभिक्रिया है, तो बताना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का मान होता है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल, ठीक है, कितना होता है? तो अभी हम बता देते हैं। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए प्रथम कोटि अभिक्रिया की टी और के के बीच क्या संबंध होता है। टी और के के बीच क्या संबंध होता है? तो टी इक्वल जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है 2.303 अपॉन में के लॉग 10 बेस ए बटा में ए माइनस एक्स हो जाता है। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का एक फॉर्मूला है। ठीक है, एक बात और भी देख लीजिए, यहीं से हम लोग निकालते हैं टी हाफ। तो टी हाफ जो आता है प्रथम कोटि अभिक्रिया का, वो हो जाता है आपका 0.693 अपॉन में के। ये आपका हो जाता है किसका? प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला। तो देख लीजिए 0.693 अपॉन में के, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एक बात और भी याद कर लीजिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो फॉर्मूला क्या होता है? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए टी और के बीच संबंध होता है, तो ये हो जाता है क्या? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए तो टी इक्वल टू ए बटा टी इक्वल टू एक्स बटा में के, क्या होता है? एक्स बटा में के। शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल पूछ दे तो टी हाफ ई होता है ए बटा में 2 के। ठीक है, चलिए इस बात को याद करके रखिएगा। एक बात और भी याद कर लीजिएगा, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रा क्या होता है? के का मात्रा क्या होता है? तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। यदि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की मात्रा पूछ दे तो सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है? ठीक है, तो सिंपल सी आसानी सा क्वेश्चन है। टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन में पाया जाता है। ठीक है, अब कोलाइडी टिंडल प्रभाव होता क्या है? तो जब आप कोलाइडी विलयन में, ठीक है,
कोलाइडी विलयन में आप क्या कीजिए, लाइट को डालिएगा, प्रकाश को डालते हैं। मान लीजिए यहाँ पे टॉर्च, ठीक है। जैसे आप लाइट को डालते हैं तो इसके रास्ते में जहाँ से लाइट जा रही है उस विलयन में एक प्रदीप्त, मतलब एक जलती हुई रास्ता बन जाती है, प्रदीप्त पथ। प्रदीप्त पथ का निर्माण होती है और इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बादलों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो बादलों पर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जास्ता का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो जास्ता का जो मुख्य अयस्क होता है, देखिए इसका नाम ही लिख देते हैं। तो एक तो होता है जिंक ब्लेड। क्या होता है? जिंक ब्लेड, जिसका फॉर्मूला होता है ZnS, ठीक है। दूसरा का एग्जाम्पल मतलब दूसरा का जास्ता का अयस्क होता है जिसका हम लोग बोलते हैं कैलेमाइन। क्या बोलते हैं? कैलेमाइन। इसका सूत्र होता है ZnCO3। अगला एक याद कर रखिएगा, जिंकाइट होता है। जिंकाइट का जो सूत्र होता है वो ZnO होता है, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो इसका तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बॉक्साइट किसका सूत्र होता है? तो होता है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का, ठीक है। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? सूत्र तो Al2O3 इंटू 2H2 होता है, ठीक है। हेमेटाइट, हेमेटाइट किसका सूत्र होता है? तो लोहा का हो जाता है। और हेमेटाइट जो है लोहा का अयस्क होता है और इसका सूत्र क्या होता है? तो Fe2O3 हो जाता है। कैसीटेराइट, ये होता है आपका टीन का सूत्र। किसका होता है? टीन का। और कैसीटेराइट मतलब टीन का अयस्क होता है, ठीक है। सॉरी, टीन का क्या होता है? अयस्क होता है। और कैसीटेराइट का जो सूत्र होता है वो हो जाता है आपका SnO2। ये क्या है? कैसीटेराइट का सूत्र है। और इसको ना SnO2 को मीन्स कैसीटेराइट को टीन स्टोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीन स्टोन भी कहा जाता है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपका अच्छा से रिवीजन हो रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः किस विधि द्वारा किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण करते हैं हम लोग फेन उत्प्लवन विधि से करते हैं। इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। फेन उत्प्लवन विधि। जैसे सल्फाइड अयस्क क्या होता है, तो एक एग्जांपल दे देते हैं ZnS, जिंक ब्लेड। ये कैसा अयस्क है? तो सल्फाइड अयस्क है। इसका हम लोग जो सांद्रण करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, तो फेन प्लवन विधि द्वारा करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 12 नंबर है, उजला और पीला फास्फोरस आपस में क्या होते हैं? तो उजला और पीला जो फास्फोरस होते हैं आपस में अपरूप होते हैं, ठीक है, एलोट्रॉप्स होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ओलियम का सही रासायनिक सूत्र है। तो ओलियम का सही रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो H2S2O7 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाता है, ठीक है। ओलियम कहाँ से रिलेटेड है? सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण से रिलेटेड होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4, ठीक है। H2SO4 का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो संपर्क विधि द्वारा, ठीक है, संपर्क विधि द्वारा किया जाता है। इसमें जो उत्प्रेरक का यूज होता है वो कौन सा होता है? तो यहाँ पे उत्प्रेरक जो होता है वो आपका V2O5 हो जाता है। वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। H3
PO4 जिसका नाम हम लोग बोलते हैं फास्फोरिक अम्ल है एक। तो फास्फोरिक अम्ल का जो फार्मूला है H3PO4 है। तो आपको इसमें क्षारकता बताना है कि इसकी भास्मिकता कितनी है, बेसिसिटी कितनी है, मतलब वही क्षारकता कितनी है। तो फास्फोरस में हम लोग क्या पढ़े थे कि एक ऑक्सीजन को हम लोग छाट देना है। अब देखिए डबल बॉन्ड से जोड़ देना है। अब ऑक्सीजन कितना बचा, तो अब 3 बचा। और हाइड्रोजन कै गो है, तो एगो, दूगो, तीन गो हाइड्रोजन बचा, तो OH के साथ जोड़ दीजिए। तो देखिए इधर से OH रहेगा, इधर से OH रहेगा और इधर से OH रहेगा। तो इस स्ट्रक्चर में आपका कितना OH है, ठीक है, कितना OH आपको दिख रहा है, तो आपको 3 दिख रहा है। तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, क्षारकता या भास्मिकता कितनी हो जाएगी, तो 3 हो जाएगी। तो इसकी बेसिसिटी 3 है, तो इसको बोलते हैं हम लोग त्रिभास्मिक। क्या बोलते हैं, त्रिभास्मिक बोलते हैं, ठीक है। ये H3PO4 की ऑक्सीकरण संख्या पूछ दे तो आप क्या बताइएगा। तो देखिए H3PO4 में P की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालिएगा, तो हाइड्रोजन का 3 और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है, और किसका निकालना है, x मतलब P का निकालना है, और प्लस 4 गुने ऑक्सीजन की होती है -2 इक्वल टू 0। 3 + x 4 दूनी -8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 में से 3 गया 5, तो x - 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू +5। यहाँ पे जो P की ऑक्सीकरण संख्या है वो +5 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लुईस अम्ल कौन सा है। तो सबसे जो प्रबल लुईस अम्ल होती है, ये ऑप्शन में आपका जो दिया हुआ है वो Bi3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी लगाइएगा 15 का। अगला क्वेश्चन क्या है, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। संक्रमण तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो N-1 D1 से लेकर 10 NS1 से 2 तक होती है, या 0 से भी 2 हम लोग लिखते हैं कहीं पे। तो ये ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। एस ब्लॉक का आप लोग एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बताइएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समानता जो होती है वो क्या होती है, तो NS1 से लेके 2 होती है। पी ब्लॉक का बताइएगा, तो पी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है बताइएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग क्या कीजिएगा, आंसर को लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, K3FeCN6 किस प्रकार का लवण है। यहाँ पे होना चाहिए K4, लेकिन चलिए K3। ऐसा लवण आ जाए जहाँ पे ब्रैकेट का इस प्रकार का यूज किया हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे जटिल यौगिक, या इसी को बोलते हैं हम लोग उप सह संयोजक यौगिक बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मीथेन में कार्बन का संकरण होता है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो मीथेन जिसका सूत्र होता है CH4 बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मार्स गैस, ठीक है। मार्स गैस की भी कहा जाता है मीथेन को। और इसमें बोला गया कि हाइब्रिडाइजेशन, तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, सिग्मा बंध की संख्या प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे कितना सिग्मा, 1 2 3 4 सिग्मा, लोन पेयर है एक भी नहीं, तो नंबर ऑफ सिग्मा बंध कितना आया, 4। तो इस कारण से इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बेंजीन का सही अनुसूत्र क्या है। तो बेंजीन का जो सही अनुसूत्र होता है वो C6H6 होता है। बेंजीन में सिग्मा बंध कितना होती है, तो सिग्मा बंध 12 होती है। पाई बंध कितनी होती है, तो पाई बंध 3 होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्या है, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा, ठीक है। एथिल एल्कोहल का
तो एथिल एल्कोहल का जो सूत्र होता है इसी प्रकार का होता है। यहाँ से OH जुड़ा होता है, इधर से हाइड्रोजन, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं C2H5OH, यही एथिल एल्कोहल है, ठीक है। इसको साधारण नाम में हम लोग एथिल एल्कोहल कहे हैं। IUPAC में 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो 2 कार्बन को हम लोग बोलते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N और OH लगा हुआ है तो ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहा जाता है। तो देखिए, ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है वो विभेद करता है, मतलब बताता है, अंतर बताता है कि एल्कोहल कोई 1 डिग्री है एल्कोहल है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री एल्कोहल में क्या करता है, हमको विभेद करके बता देता है, ठीक है। कैसे बताता है, तो जब हम लोग इसका अभिक्रिया 1 डिग्री एल्कोहल से कराते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल से कराते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल से कराते हैं, तो कुछ बातें यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे कैसे होती है, तो मान लीजिए एल्कोहल है, यहाँ पे OH है, इसका अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, तो HCl से, ठीक है। अनाद्र मतलब अनाद्र ZnCl2 की उपस्थिति रहेगी, तो उत्पाद के फॉर्म में जो बनेगा वो RCl बन जाएगा और H2O बन जाएगा। लेकिन ये तो आपका 1 डिग्री एल्कोहल में बात हुई, लेकिन अंतर कैसे देखेंगे, देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं विलियन को, जो 3 डिग्री एल्कोहल होता है ना, वो इस अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बहुत फास्ट सेकेंडों में धुंधलापन दिखने लगता है। कैसा दिखने लगता है, विलियन धुंधलापन दिखता है, ठीक है। जब 2 डिग्री एल्कोहल को इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये धुंधलापन लगभग लगभग 5 मिनट के बाद आती है, ठीक है। 5 मिनट के बाद धुंधलापन आती है, ठीक है। और 1 डिग्री एल्कोहल को इसी ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया नहीं करती है या बहुत ही धीरे करती है अभिक्रिया, मतलब विलियन बहुत साफ ही रहता है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। इसका इसका कार्य क्या होता है, तो एल्कोहल में विभेद करना, मतलब एल्कोहल में अंतर को फाइंड कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। कीटोन का अपचयन LiAlH4 से कराने पर प्राप्त होता है। तो कीटोन का अपचयन करते हैं, तो कीटोन का जैसे आप अपचयन करते हैं तो आपका जो प्राप्त होता है वो सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कैसे प्राप्त होता है, तो देख लीजिए, जैसे RCOR, इसको ये क्या है, CO कीटोन है, कीटोन का क्रियात्मक समूह है, कीटोन ग्रुप है। इसका आप क्या कर रहे हैं, तो आप किसकी उपस्थिति में, तो LiAlH4 से अभिक्रिया करा रहे हैं, तो जो बनता है वो सेकेंडरी एल्कोहल बन देता है। कैसे बनता है, तो RCHR यहाँ से OH जुड़ जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। सिरका में कौन सा मुख्य अम्ल पाया जाता है, तो सिरका, ठीक है, सिरका जिसको हम लोग विनेगर कहते हैं, तो सिरका को हम लोग IUPAC नाम में एथेनोइक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, एथेनोइक अम्ल, याद करके रखिएगा, ठीक है। एथेनोइक अम्ल, इसको हम लोग साधारण नाम में एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं, साधारण नाम में एसिटिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का जो फार्मूला होता है CH3COOH होता है, ठीक है। तो एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल का जो फार्मूला है ये होता है, ये कहाँ पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है। तो सिरका में कौन सा मुख्य अम्ल पाया जाता है, तो क्या समझे इस बात को, CH3COOH, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ई आपका HCOOH, ये फॉर्मिक अम्ल है। क्या है, फॉर्मिक
अम्ल, जो कहाँ पाया जाता है? चींटी के डंक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करने पर क्या प्राप्त होता है? ठीक है, तो कैल्शियम फॉर्मेट का आप लोग शुष्क आसवन करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं, शुष्क आसवन करते हैं, तो ये बनेगा, क्या बनेगा? HCHO, जिसको हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं या मेथेनल कहते हैं, ठीक है, CaCO3, तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एनिलीन की अभिक्रिया CHCl3 और KOH के साथ कराने पर क्या बनता है? तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया होता है। देख लीजिए कैसे। C6H5NH2 ये होती है क्या? एनिलीन की अभिक्रिया CaCl3 से कराते हैं, ठीक है, KOH से के साथ 3 टाइम्स होगा, तो यहाँ से आपका क्या बनेगा? C6H5NC, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को बोलते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो इसका आंसर लिख लीजिए C6H5NC। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसको हम लोग हेक्सोज भी कहते हैं, तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और एक बात और भी याद कर लीजिएगा, ग्लूकोज में जो क्रियात्मक समूह होता है वो CHO होता है, जिसको हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। ग्लूकोज में जो कायरल कार्बन होती है, कायरल कार्बन, ठीक है, वो जो आपका होती है कायरल कार्बन की संख्या, वो आपका हो जाती है 4। यही फ्रक्टोज होती है C6H12O6। फ्रक्टोज का भी सूत्र वही होता है, लेकिन इसमें क्रियात्मक समूह अलग अलग हो जाता है। इसमें क्या होता है क्रियात्मक समूह? तो CO कीटोन होता है। इसमें जो कायरल कार्बन होती है, कायरल कार्बन, वो कितनी होती है? तो 3 हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा सबसे अधिक मीठा है? सबसे अधिक मीठा की बात आई तो ये फ्रक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रक्टोज सबसे अधिक मीठा होती है। और 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 यहाँ से एक बात और भी याद कर लीजिएगा, सुक्रोज को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सुक्रोज को हम लोग कहते हैं टेबल शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबल शुगर, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है? C12H22O11, चीनी, ठीक है, यही चीनी होता है। यहाँ तो सबसे जो मीठा शर्करा है वो फ्रुक्टोज हो गया, लेकिन जो ह्यूमन, जैसे किसी को टीबी हो गया हुआ है, या टीबी बोल रहे हैं, सॉरी, किसी को मान लीजिए डायबिटीज हो गया हुआ है, शुगर हो चुका है, तो वो तो अभी चीनी खाएगा नहीं, तो वो क्या खाएगा? तो वो कृत्रिम शुगर खाता है, ठीक है, जिसको मतलब जिसको मतलब मीठा तो लगता है, लेकिन उसमें एनर्जी होता ही नहीं है, उसमें ग्लूकोज होता ही नहीं है, ठीक है। तो उसका जो नाम होता है वो सैक्रीन होता है, ठीक है, कृत्रिम शुगर होता है। लगभग लगभग 200 से 700 गुना होता है ज़्यादा, किससे? सुक्रोज से ज़्यादा होता है, ठीक है, मीठा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है? रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन
डी डी। तो रतौंधी जो होती है विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए को हम लोग बोलते हैं रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। विटामिन बी को क्या बोलते हैं? थायमीन। क्या बोलते हैं? थायमीन। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? विटामिन डी को तो कैल्सीफिरोल कहते हैं। कैल्सीफिरोल। ठीक है। विटामिन बी से कमी से कौन सी रोग होती है? तो बेरी बेरी होती है। क्या होती है? बेरी बेरी। विटामिन सी के कमी से क्या होती है? तो स्कर्वी हो जाती है। ठीक है। स्कर्वी होती क्या है? तो मसूड़ों और शरीरों से खून आने लगता है। ठीक है। विटामिन डी की कमी से क्या होती है? तो बच्चों में जो होती है वो रिकेट्स हो जाती है। रिकेट्स। ठीक है। ये वयस्क में जो होता है वो ऑस्टियोमलेसिया जिसको कहते हैं ये हो जाता है। मतलब जो हड्डियां होती है ना वो कमजोर होने लगती है और हड्डियां दर्द भी करने लगती है। ठीक है। तो ये वयस्क में भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है? ब्यूना एन तथा ब्यूना एस किस प्रकार के उदाहरण हैं? ऑप्शन है प्राकृतिक रबर, ऑप्शन बी है संश्लेषित रबर, ऑप्शन बी है पॉलीथीन, ऑप्शन डी है बेकेलाइट। जो ब्यूना एन तथा ब्यूना एस होती है वो संश्लेषित रबर होती है। ठीक है। प्राकृतिक रबर जो होती है उसका जो मोनोमर होता है वो आइसोप्रीन होता है। क्या होता है? आइसोप्रीन होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बेकेलाइट किस प्रकार के बहुलक का उदाहरण है? तो आप लोग यहाँ से योगात्मक बहुलक का कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। योगात्मक बहुलक में क्या एग्जाम्पल देखिएगा? तो जैसे फर्स्ट आपका योगात्मक बहुलक में नाम होगा पॉलीथीन। ठीक है। पॉलीथीन योगात्मक बहुलक हो गया। फिर से पीवीसी हो गया, टेफ्लॉन हो गया। ठीक है। पॉलीप्रोपीन हो गया, पॉलीप्रोपीन हो गया। और क्या? और भी पॉलीस्टाइरीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया। ये सब कौन सा बहुलक है? तो आपका योगात्मक बहुलक है। संघनक बहुलक का भी एग्जांपल देख लीजिए। जैसे क्या? नायलॉन 66, नायलॉन 66 क्या हो गया? संघनक बहुलक है। उसके बाद टेरिलीन, टेरिलीन हो गया। फिर से बेकेलाइट हो गया, बेकेलाइट हो गया। फिर से प्रोटीन हो गया। ये सब कौन सी बहुलक? तो संघनक बहुलक। तो इसका बेकेलाइट कौन सी बहुलक है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, संघनन बहुलक है। और सम बहुलक का भी कुछ एग्जांपल देख लीजिए। सम बहुलक का क्या वो लिखिएगा? तो सम बहुलक का हो गया पॉलीथीन, पॉलीथीन। हाँ सेम सेम भी हो सकता है एग्जांपल। ठीक है। पीवीसी भी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद नायलॉन, नायलॉन 6 भी हो सकती है। पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन भी हो सकती है। चलिए ये सब क्या हो गया? चलिए प्राकृतिक बहुलक भी किसको प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न बहुलक को प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकती है? प्रोटीन क्या हो सकती है? प्रोटीन, स्टार्च। ठीक है। ये सब क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पारासीटामोल का मुख्य उपयोग क्या है? तो पारासीटामोल को हम लोग पीराहारी कहते हैं या यह ज्वरनाशी के भी रूप में यूज हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती? तो जो इस गैस को जल पे एकत्रित नहीं की जा सकती इसको SO2 गैस कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जेनॉन के बाहरी कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो जेनॉन एक अक्रिय गैस है। ठीक है। ग्रुप 18 में होती है, अक्रिय गैस है। ये किस में आती है? तो ग्रुप 18 में आती है।
तो ग्रुप 18 में आती है, तो इसका 72 कोष पूरा होगा, तो इसका आंसर इसके 72 कोष में कितनी इलेक्ट्रॉन होती है? 8 हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। लोहे को जंग लगने से बचाने का सबसे प्रभावी तरीका है। तो लोहे को अब बचाने का सबसे प्रभावी तरीका होता है वो आयरन कैथोड बनाकर। ठीक है, आयरन को कैथोड बनाकर। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मोललता को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो मोललता का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, मोललता का जो फॉर्मूला होता है वो प्रति एकांक विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा, अपॉन में विलायक का मात्रक केजी हो जाएगा। तो मोल प्रति केजी इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन? मोल प्रति केजी, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।